बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उसका नाजुक गदाज बदन मेरे सामने बिल्कुल अरिया पड़ा था। उसकी आंखों को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक एक गहरे रंग की पट्टी से बांध दिया गया था, क्योंकि जो अमल होने जा रहा था वो किसी ख़ास कैफियत को महसूस करवाने के तहत नहीं था, बल्कि वो मुझसे शर्म और झिझक महसूस कर रही थी। कमरे की सारी बत्तियां गुल कर दी थीं। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसे भरपूर रोशनी में देखूं, लेकिन एक हल्की रोशनी वाला बल्ब जलाना लाजमी था, क्योंकि बहरहाल मुझे उसे देखना था। मदम पीली रोशनी में उसका गंदमी बदन सुनहरा लग रहा था और जल्द चमकदार, जैसे उसमें से रोशनी फूट रही हो। सूरज की रूप पहली किरणों की तरह जगमग जगमग या महताबी रंगो रूप आज पहली बार मेरे सामने आया था। इस वक्त वो पुष्ट के बल लेटी हुई थी, तो महसूस नहीं हो रहा था कि ये 25 साल लड़की का जिस्म है या किसी 40 साल मुतल्लिका का। इसका वजूद बिल्कुल अनछुआ लग रहा था, क्योंकि मेरे हाथों के लमस से वो किसी शहवानी अंदाज में नहीं, बल्कि घबराहट का शिकार होकर सख्त होने लगता था। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर गर्दन पे मखसूस अंदाज से उंगलियां फेरी, वाकई उसकी रगें तनी हुई थीं, उसके पट्टे उकड़े हुए थे। उन्हें मसाज की ज़रूरत थी, जो कोई महर ही कर सकता था। वो किसी सैलून या स्पा में जाकर मसाज करवाने की ख्वाहिशमंद थी और ना ज़रूरतमंद, क्योंकि वो शौकिया नहीं बल्कि मजबूरी में मसाज करवा रही थी। और यह मशवरा मैंने उसे दिया था, क्योंकि मेरा पेशा यही था। थके जिस्म और अकड़े पट्टों को नरम करने के लिए मसाज करता था और बाकायदा उसकी ट्रेनिंग ली थी। जब 3 दिन पहले मुझे अम्मी ने कहा था, अरमगा निद्रत की तबीयत ख़राब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। अम्मी ने जिस अंदाज में बात की, मैं समझ गया कि वो जो समझ रही है मैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अम्मी की खातिर मैंने उसे डॉक्टर के पास भिजवा दिया। खुद नहीं गया। और वापसी पे निद्रत ने बताया कि डॉक्टर ने पट्टों की कमज़ोरी और कुछ परहेज़ बताई हैं। मेरे न जाने पर अम्मी खफा थी कि तुम साथ नहीं गए। फिर अम्मी ने मुझे बताया कि अभी वो खुशखबरी नहीं है, वो जो सुनना चाहती हैं। जब निद्रा ने मुझे तफसील बताई तो लाशआवरी तौर पर मैंने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया कि रगें चेक कर सकूं, तो वो ऐसे पीछे हटी जैसे करंट लग गया हो। मैंने मुलामत से कहा, एक बार मुझे छूने दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि दवा उसे ठीक होंगी या मसाज भी कारगर होगा। मैंने गर्दन और फिर कंधे को हाथ से दबाकर अच्छी तरह मुआयना किया और एक महर की तरह उसे कायल किया कि उसके जिस्म को मसाज की ऐसी ज़रूरत है। उसके पट्टे वाकई खींचे हुए थे। मुझे उसकी गर्दन, कंधे और पुश की शक्ति बता रही थी कि निद्रत ने मुझसे बिल्कुल झूठ नहीं बोला था। उसको इलाज की ज़रूरत थी और फिर इन पट्टों को नरम करने के लिए किसी अच्छे तेल के मसाज का मशवरा मैंने ही दिया था। वो आम औरत से भी मसाज के लिए तैयार ना हुई थी, चाहे जाके कोई गैर मर्द। मैंने उसे बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में समझाया कि मैं मसाज करूँगा, आप परेशान ना हों। मुझे वो इनकार करना चाहती भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं शरई लिहाज से उसका खुला महरम था। वो अलग बात है कि 3 माह पहले हमारा निकाह बहुत ड्रामाई अंदाज में हुआ था। निद्रत का नहीं पता, लेकिन मैं इस निकाह के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसलिए अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना तो दूर की बात है, मैं निद्रत को कभी देखना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि किरण ही मेरी मंजिल थी। इसलिए कभी नज़र पड़ गई या कभी आमना सामना हो गया तो सलाम दुआ कर रही या रस्मी सी बात, कुछ चाहिए तो बता दें, कहीं जाना है तो गाड़ी ले जाएं, और एक मुनासिब रकम उसको देता और वो खामोशी के साथ रख लेती। लेकिन हमारे दरमियान तकल्लुफ़ की 20 दीवार थी, जिसे ढहाने की उसने कोशिश की ना मैंने। बस पहली रात उसको हक महर ऐसे दिया था जैसे उसका कर्ज चुकाना हो। फिर उसने मेरे तेवर देकर खुद ही कहा कि वो किसी दूसरे कमरे में मुंतकिल हो जाती हैं। वो शुक्र है कि बिल्कुल साथ वाला कमरा भी मेरे पास था, वो वहीं शिफ्ट हो गई। खुशकिस्मती थी कि अम्मी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थीं, लिहाजा हम दोनों का भरम रह गया था। मुलाजिम भी मेरे सैलून जाने के बाद ऊपर आते थे। मैं अपने वालिद और बड़े भाई की तरह कारोबारी ज़हन का मालिक नहीं था। मेरे शौक़ फैशन और स्टाइल में था। वालिद की तरफ से कोई दबाव या इनकार नहीं था, क्योंकि वालिद के पास पैसे की कमी नहीं थी और मेरे पास टैलेंट की। पहले NCA से मास्टर्स किया और अपने शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं फ़ैशन के हवाले से इंतहाई जदीद मालूमात हासिल करने के लिए बैरून ममालिक कोर्स करता रहा। और जब मैं 5 साल बाद लंदन और चाइना से सैलून, स्पा और हेयर स्टाइलिस्ट के कोर्स करके आया था, और चाइना से ख़ास तौर पर मसाज के तरीके, आगलो पंक्चर की महारत भी हासिल की थी। मुझे मालूम था कि कौन सी रग दबाने से नतीजा क्या निकलेगा, इंसानी थकन कैसे दूर हो सकती है और किस जगह दबाव डालने से बेहोश किया जा सकता है। आखिरी मेरे वालिद साहब के करीबी दोस्त अब्दुल्ला साहब के इसरार पर लेबोरेटरी के पोश एरिया में बेहतरीन सैलून खोला
और उसे जदीद तरीन अंदाज में मज़ीन किया और इसमें वो तमाम खिदमात मुयस्सर थीं जो दीगर सेलवन में दस्तियाब नहीं हुआ करती थीं। अब्दुल्ला साहब मेरे वालिद इजाज़ अली के दोस्त थे और कारोबार में शराकत दार भी। इस तरह उनकी बेटी किरण मेरी दोस्त थी और अब कारोबार में भी शराकत दार यानी दोस्ती और कारोबार अगली नस्ल में मुंतकिल हो रहा था। किरण से मेरी दोस्ती बचपन से थी क्योंकि वालिदैन बिल्कुल फैमिली की तरह थे। इत्तेफाक से हमारे शौक़ भी यकसा थे। हम दोनों फैशन की दुनिया में तहलका मचाना चाहते थे। इस बात से हमारे वालिदैन बखूबी वाकिफ़ थे। इसलिए उन्होंने मेरे हुनर और शख्सियत के मुताबिक नए कारोबार के लिए मेरा इंतखाब किया। यहाँ भी उन्होंने कारोबारी ज़हन रखते हुए एक बेहतरीन सौदा किया क्योंकि किरण और मैं एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते थे। हम दोनों हम मिजाज भी थे और कारोबारी सोच भी यकसा थी। मैं दिल ही दिल में किरण को पसंद भी करने लगा था और शादी का ख्याल भी आ गया था। लेकिन मैंने भी किरण से शादी की बात नहीं की थी क्योंकि किरण को ब्यूटिशियन के कुछ वर्कशॉप अटेंड करने थे। वो अमेरिका चली गई। 6 माह का डिप्लोमा करने के बाद बस उसके आते मैं उसे प्रपोज करके सरप्राइज़ देना चाहता था और मुझे यकीन था कि उसके वालिद भी मुझे अपनी फर्जंदी में खुशी से लेना पसंद करेंगे। किरण मेरे मर्दाना सेलवन के दूसरी मंजिल में लेडीज़ ब्यूटी पार्लर का इनकाद करने वाली थी। बस इसी दिन का मुझे इंतज़ार था। मेरी 28 साल ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। घर में इख्तलाफ था, ना मेरी तालीम के हवाले से ना कारोबार के हवाले से, और खुशकिस्मती से शादी के लिए भी कोई फिल्मी किस्म की रुकावट नहीं थी क्योंकि मुझे पूरी आज़ादी थी अपनी पसंद बताने और ब्याह की घर लाने की। किसी मकाम पर आग का दरिया अबूर नहीं करना था। सब कुछ पुरसकून और पुरअमन चल रहा था कि एक दिन वालिद साहब के देराना दोस्त आरिफ अहमद की बेटी का फ़ोन आ गया कि अब्बा पर फालिज का अटैक शदीद हमला हुआ है। ये वही दोस्त थे जो पिछले साल बुरी तरह दिवालिया हो गए थे। सब कुछ बिक गया था, एक घर और कुछ पैसा बचा था। उनके बारे में जानकर अब्बा जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे इस्तफसार पर बताया कि कभी आरिफ जैसे शख्स का तोती बोलता था, कारोबार में सबसे आगे, मट्टी भी छूता तो सोना बच जाती। लेकिन बस कुछ लोगों पे अंधा एतमाद कर लिया, कारोबार भी डूबा और बेटी की ज़िंदगी भी ख़राब हुई। ऐसी मज़ीद दिल खराश शिकायत से पर्दा उठाया कि मुझे भी आरिफ साहब से शदीद हमदर्दी होने लगी। मैं उनसे कई साल पहले मिला था, इसलिए उनसे मिलने भी वालिदैन के साथ में चला गया उनके घर। आरिफ साहब की हालत दगर गो थी, उनकी ज़बो हाली देखी नहीं जा रही थी। अब्बा जी ने बताया कि बहुत बार माली मदद करनी चाहिए, मगर आरिफ साहब की खुददारी आड़े आई। घर काफ़ी बड़ा था और उसका 2/3 हिस्सा किराए पर देकर गुजारा कर रही हैं। घर का ये हिस्सा भी काफ़ी बड़ा था इन 2 बाप बेटी के लिहाज से, मगर अफसोस बिल्कुल बाएँ बाएँ करता हुआ कोई ज़रूरत का फर्नीचर होगा क्योंकि उनके कमरे में उनके बेड के सिवा 4 कुर्सियाँ थीं। हम तीनों बैठ गए। उनको शायद मैं 6-7 साल पहले मिल चुका था, लेकिन हम मुझे पहचाने नहीं जा रहे थे। हड्डियों का ढांचा, मुंह टेढ़ा, फालिज के हमले से दायां बाजू बेकार और शदीद इलाज के बायस हिलना जुलना मुश्किल था। एक मुलाजिम उनकी देखभाल पर मामूर था। अब्बा अपने दोस्त से लिपट कर रोने लगे। वो भी बेचारे बेबस थे, उठ न सके, बस दाएं बाएं मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। इतने में उनकी अकलौती बेटी निद्रत चाय लेकर आ गई। फिर मेरे अब्बा और निद्रत के अब्बा ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में क्या सदा बनी कि फ़ौरन अब्बा ने कहा, आरिफ बेफिक्र रहो, निद्रत की फ़िक्र न करो, मैं और मेरी फैमिली इसका ख्याल रखेंगे। आरिफ साहब शायद मुस्कुराना चाहते थे लेकिन मुस्कुरा नहीं पाए और अब्बा जी ने उनका बेजान हाथ थामा और इस तरह दबाया कि सब ठीक हो जाएगा। फिर बाहर निकल गए। 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे बड़े भाई और भाभी भी, 2 दोस्त और मौलवी साहब तशरीफ़ ले आए। मैं चौंक गया कि ये सब क्या हो रहा है, तो मुझे अब्बा जी उठकर एक तरफ ले गए और कहा कि निद्रत से निकाह कर लो। मैं चौंका, शायद चीखा, लेकिन वालिद साहब की आंख में आंसू थे। बस इतना बोले, ये वो शख्स है जिसने मुझे कारोबार करना सिखाया, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया। आज ये बेबसी की मौत मर रहा है, इसकी बेटी उजड़ी बैठी है, कारोबार के सदमा और अकलौती बेटी की तरह का दुख इसे खा गया है। मेरी इज्जत रख लो, मेरे दोस्त मरने से पहले मुतमईन हो जाएगा। मैं झिझक गया, घबराया, मेरे मुँह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। वालिद साहब की आंखों से बहती आंसू मेरे दिल को चुभ रहे थे। क्या बोलता, बस इतना कहा, निद्रत से तो पूछ ले, तुम अपना बताओ बरखुरदार। निद्रत इनकार नहीं करेगी। इस सारी कार्रवाई के दौरान निद्रत बिल्कुल खामोश बैठी रही। अब्बा जी को निद्रत के यहाँ पर इतना एतमाद कैसे था, लेकिन अब्बा जी बिल्कुल दुरुस्त थे। निद्रत ने आराम से नाराज के तहत 3 बार कबूल है बोल दिया और हमारा निकाह हो गया। जब बेटी ने निकाह के बाद अपने बाप के सामने सर झुकाया कि वो दायां नासी अपने बायां हाथ सर पर रख दें, हाथ उठा मगर उठते ही गिर गया
उनकी रूह कब से अंसरी से परवाज कर चुकी थी। शायद कबूलियत का लम्हा था कि बेटी के घर बसता देख लूं, या निकाह के लिए अल्लाह ताला से कुछ लम्हे मुस्तार लिए थे। निद्रत के बाप का हाल और मेरे बाप की आंख के आंसू मुझे मजबूर कर गए थे और मैं ना चाहते हुए भी ये निकाह करना पड़ा। लेकिन निकाह के फ़ौरन बाद उनके मरने से मुझे अफसोस से ज़्यादा शदीद ज़हनी कोफत हुई कि काश कुछ लम्हे पहले मर जाते तो मैं इस निकाह से बच जाता। मगर मुझे अब होश आने लगा था कि मेरे साथ हुआ क्या है, और ये 12 साल बड़ी उम्र की औरत मुस्तकिल तौर पर मेरे पल्ले पड़ गई है। सारा काम कफन दफन उस दिन हो गया और रात को जनाजे के बाद हम घर पहुंच गए। समझ नहीं आता था कि निद्रत अगले साल इस तारीख को अपनी शादी की सालगिरह मनाएगी या अपने बाप की बरसी। इन्हीं सोचों में गुम मैं निद्रत की गर्दन और कंधों का मिसाज करता रहा। तकरीबन 15 मिनट की मिसाज उसके पट्टों का खिंचाव कम कर दिया था और उसके बदन की अकड़न भी काफ़ी कम हो गई थी। अब मैं अपने माजी से निकल कर हाल में आया तो सोचा कि बाकी जिस्म का भी मिसाज कर दूं। मैंने अपने तेल में डूबी उंगलियां उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ एक ख़ास अंदाज में फेरने लगा। मुझे कमर पर छोटे छोटे एक ही जैसे धब्बे नजर आए, कहीं पे हल्के कहीं पे गहरे दाग धब्बे, कुछ हमवार कुछ उभरे हुए। अब मेरा दिमाग पूरी तरह निद्रत के जिस्म का जायजा लेने लगा। एकदम निद्रत की रान और पंडलियों पर भी वैसे दाग नजर आने लगे। वहाँ काफ़ी कसरत से थे। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कैसे निशान हैं, छाले थे या कोई ख़ास बीमारी, क्योंकि एक जैसे उजम में थे। मैंने निद्रत से कहा कि आप सीधी होकर लेटें। जी, वो घबराई और हिचकिचाहट से बोली, बस काफ़ी है, रहने दीजिए। मैंने बिल्कुल पेशा वराना अंदाज में कहा, आप सीधी लेटें। मैं वाकई संजीदा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि ये दाग धब्बे सिर्फ पुष्ट पर हैं या सामने भी। मैंने ये इसरार इसलिए नहीं किया कि मुझ पर शहवानी जज्बात गालिब थे, बल्कि मुझे शदीद तयस्सुस था कि दाग कैसे हैं। वैसे भी ये मेरा पेशा था। 1 घंटे के मिसाज के लिए भारी रकूम वसूल किया करता था। आंखों पंक्चर की वजह से और दीगर तरीक़ों से मुझे इंसानी जिस्म को सुकून पहुंचाना आता था। सिर्फ 1 घंटे में थका मांदा इंसान तरोताज़ा करने का हुनर रखता था। हत्ता कि रईसों के मुसाफिर भी मेरे मसाज के बाद घोड़े गधे बेच कर सोते थे। और ख़ास बात यह कि मर्द नहीं, ख़वातीन भी मुझसे मसाज करवाया करती थी, क्योंकि मैं बिला तकसीर सिर्फ अपने हुनर का मुजाहरा करता था। बीमार ख़वातीनों हज़रात, पटों की बीमारी, तस्कन और थकन और ज़हनी सुकून के लिए आने वाले लोग मेरे लिए सिर्फ एक जिस्म होते थे और 1 घंटा मेरे सामने बेहिस हरकत पड़े रहते। मिसाज मुकम्मल होता, फीस देते, खुशी खुशी घर चले जाते। मुझे उनसे कोई लगाव नहीं होता था, लेकिन कुछ ख़वातीन के जिस्म मेरे हाथ लगते, इनमें नरमी और सख्ती पैदा होने लग जाती और मैं ये अंदाज़ा कर लेता कि खातून इस वक्त जिनसी तनाव का शिकार है या मर्द के हाथ का लमस उसे जिनसी तस्कीन पहुंचा रहा है। लेकिन एक बात यह भी थी कि हर औरत का मिसाज करवाने का मकसद जिनसी तस्कीन नहीं होता था, बल्कि इनमें से अक्सरियत के थके उखड़े पट्टे इस बात की खुमियाजी किया करते कि इन बदनों को हाथ से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। वो मुशक्क़त इंसानों के लिए की गई हो या सखर रोज़गार के हवाले से, और शायद कुछ औरतें अपने शोहर की बेसी को झेलने के बाद उनका जिस्म सर्द होने से बच सके, इसलिए मिसाज के बहाने मर्द के हाथ का लमस लेने आ जाती। मैं औरतों की नफ्सियात को समझ चुका था। मेरे पास औरतों की बड़ी तादाद ममनुआ इलाके में बसने वाले ख़वातीन की थी। उनका जिस्म मिसाज करवाते वक्त इस तरह का रद्द अमल देता जैसे वो महसूस करना चाहती हूँ कि हर मर्द उनका जिस्म सिर्फ शहवत और हवस पूरी करने के लिए नहीं छूता, क्योंकि शहवत ज़्यादा मर्दों की दी हुई थकान ही तो दूर करने आती थी वो, और मैं इन मर्दों से मुख्तलिफ था। इनको अजियत देने की जगह सुकून देता था। लेकिन एक बात जो बिल्कुल सच है, मेरे पास कभी कोई शरीफ और बापर्दा औरत नहीं आती, और जो आया करती थी उनके रोमानी ख्यालात दम तोड़ चुके होते थे। वो समझ चुकी होती हैं कि मर्द और औरत के दरमियान खेले जाने वाले जिस्मानी खेल में अक्ल शऊर जज्बात एहसास का कोई अमल दखल नहीं। वो सिर्फ जिस्मानी और नफ्सियाती तस्कीन के लिए है। जो ही वो हासिल तो खेल ख़त्म। मैं निद्रत की मिसाज के दौरान उलझ चुका था। 2-3 बार मैंने ज़िद की और सखल लहजे में कहा तो मान गई और सीधी लेट गई, और मैंने पहली बार अपनी बीवी के खदोखाल पे गौर किया। एक मुतनासिब जिस्म की खुश शक्ल औरत जिसको शादी के सिर्फ 1 साल बाद तलाक होगी, और वो भी सिर्फ 22 साल की उम्र में, बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए उसका जिस्म 40 साल होने के बावजूद बिल्कुल कंवारी जवान लड़की का लग रहा था।
उसके वजूद के नशीब फराज उसके दिल की तेज़ धड़कन का पता दे रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग सिर्फ इन दाग धब्बों की तरफ था। मैंने बागौर जायज़ा लिया और फिर अचानक मैंने कमरे की तेज़ रोशनी जला दी। निद्रत बदस्तूर खामोश लेटी रही। उसे रोशनी तेज़ लगी होगी मगर वो चुप रही। मैंने देखा कि उसके पेट और रानों पिंडलियों पर वैसे ही निशान थे। सीना और गर्दन इन दागों से बिल्कुल महफूज थे और चेहरा तो बिल्कुल साफ शफाफ। दाग धब्बे तो क्या, रवा भी नहीं था, लेकिन बाकी हर जगह निशान। मैंने उसके पेट, रानों और पिंडलियों पर हल्का सा मसाज किया तो वही कैफियत। कहीं धब्बे हमवार, कहीं उभरे। बाजू पर कोने से ऊपर वाले हिस्से में पर कुछ दाग थे, मगर कोने से नीचे बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने पैरों का मसाज किया तो पैरों के तलवों पर भी ये निशान थे। मुझे उस वक्त शदीद हैरत हुई कि आखिर ये कौन सा मर्ज है जो उसे लायक था, जो सिर्फ नज़र ना आने वाले यानी कपड़ों में ढके रहने वाले इस पर असर अंदाज हो रहा था। और अगर ऐसे ही था तो फिर सीने पर भी होने चाहिए थे। मैं फिरती से उठा और उठ के कमरे की सारी रोशनी जला दी और उस तेज़ रोशनी में उसका मिसाल खूबसूरत जिस्म बिल्कुल दागदार लग रहा था। बरंगी के बावजूद मुझे अपनी तरफ राग़िब करने से कासिर था। शहवत की जगह हमदर्दी पैदा हो रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं ऊँची आवाज़ में बोला, निद्रत, ये आपके जिस्म पर दाग कैसे हैं? निद्रा जैसे सोते से हड़बड़ा कर जागी हो। वो उठकर बैठी और उसका सिमटा और खुद को हाथों से छुपाने की नाकाम कोशिश करते देखकर मैं फ़ौरन समझ गया। उस पर चादर डाल दी जो उसने फ़ौरन अपने गिर्द लपेट दी और उकलाते हुए कुछ बोलना चाहा, मगर लफ्ज़ उसका साथ नहीं दिया। मुझ तक सिर्फ वो जी वो बस, फिर खामोशी। मैंने उसे चादर से अच्छी तरह ढाँप कर आँखों की पट्टी खोल दी। कुछ लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद मैं नरमी से बोला, निद्रत, बताइए ये दाग धब्बे कैसे हैं? वो सर झुकाकर बोलने की कोशिश करने लगी, मगर उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, लेकिन चेहरे से खुजाले ज़हर हो रही थी। उसने शर्मिंदगी और खौफ से मेरी जानिब देखा और फिर जैसे थके हुए मायूस कुन लहजे में बोली, सिगरेट के दाग हैं। मेरा सर भुना गया। मैंने उसे कभी अपनी बीवी नहीं समझा था, मगर इस वक्त मेरी गैरत जाग उठी थी। कैसे, कब, किसने किया आपके साथ? मेरा खून खौलने लगा। बताओ। मैंने उसके कंधे झिंझोड़े। मेरे अंदर का शोरपन बुरी तरह ज़हर हो रहा था और एक लम्हे में हज़ार तरह के ख्याल बिजली की तरह कौंधे कि ऐसा क्या हुआ, कब हुआ? तलाक के बाद किसी मर्द का चक्कर था या तलाक भी इसलिए हुई गलत काम या किसी मर्द की ब्लैकमेलिंग? मेरे जिस्म पर चोंटियाँ रेंगने लगी। मैं खड़ा था लेकिन टहलने लगा। वो भी चादर में लिपटी खड़ी हो गई। फिर मेरी जानब देखा। मैं फिर चीखा, बताओ क्या हुआ था? किसने दाग लगाए थे? कितने मर्द थे? सच बोलना वरना मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हें छोड़ने में। गुस्से से मेरे मुंह से झाग निकलने लगी। मेरी आवाज़ बुलंद हो गई थी। उसने सहमे अंदाज में मुझे देखा, फिर नजरें झुकाकर बोली। मेरा शोर नशी होने के साथ नफ्सियाती मरीज़ भी था। वो जब भी मेरे करीब आता तो अपनी नफ्सियाती तस्कीन के बाद सिगरेट पीकर मेरे जिस्म पर बुझाया करता। ये सारे दाग इन कुर्बतों के दीन हैं। ये उसकी हर बार की कुर्बत मेरे बदन पर एक दाग का इजाफा कर जाती। 1 साल में सारा जिस्म दागदार हो गया, लेकिन एक रात उसने सिगरेट मेरे सीने पर बुझाना चाहा। मेरा हाथ उठ गया और मैंने उसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। वो पहले नशे में था, लड़खड़ा कर गिरा और फिर मुगलजात बगने लगा। जब मैंने तलाक के लिए उकसाया तो उसने कह लगा कर कहा, तलाक ले भी लोगी तो क्या करोगी? किसी और मर्द के काबिल तो रही नहीं। तुमसे शादी करने वाले पहले ही रात तुम्हारे दाग देखकर तुम्हें तलाक दे देगा। और फिर तलाक दे दी और मैं जिस्म के दागों के साथ साथ माथे पर तलाक का दाग लेकर घर आ गई और उसके बाद आने वाले हर रिश्ते से इनकार करती रही, क्योंकि मेरे शोहर के अल्फाज मेरे कानों में गूंजते थे और मैं किसी और मर्द पर एतबार भी कैसे कर सकती थी और आपसे शादी भी कभी न करती। लेकिन हालात आपके सामने मैं मजबूर हो गई थी और आप भी। मैं दम बखुद खड़ा सुन रहा था। तो पहले दाग ही क्यों? थप्पड़ नहीं मारा? मैंने पूछा। कैसे मारती? उसका बाप मेरे बाप का बहुत गहरा और दोस्त और कारोबार में शराकतदार था और मैंने शादी शदीद मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मुब्तला होकर की थी। वालिद नहीं मार रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत समझाया मगर मैंने खुदकशी की धमकी दी और फिर शादी होगी। इसने हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा शोर मेरा इंतखाब था। तो फिर हिम्मत कैसी होती? मैं बोला, क्योंकि अब मेरी हिम्मत जवाब देगी थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर हम दोनों बिल्कुल खामोश रहे। फिर वो पुरसकून मगर उदास लहजे में गोया हुई, आप चाहें तो एक दाग और लगा सकते हैं। मैंने निद्रत की जानब देखा तो वो निगाहें झुकाए खड़ी थी, जैसे मेरे फैसले की मुंतज़िर थी। मैं एकदम झटके से उससे चिमट गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो दाग एक औरत के बदन पर नहीं बल्कि एक मर्द की मर्दानगी पर लगे थे।